बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मिस्टर जिमी लाइट के कारोबार या उनके किसी हरीफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं। मेरा पोलैंड में शुगर का कारोबार है और मेरा सारा माल तुम्हारी कंपनी के जहाज़ों के जरिए ही बरामद होता है। मैंने फिल बदी जवाब देते हुए इसका रद्द अमल देखने के लिए दानिश्ता शुगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका चेहरा सपाट रहा और मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसी सिलसिले में जिमी लाइट से मिलना चाह रहा था। वो किसी भी दिन यहाँ आ सकता है और हो सकता है कि महीनों इधर का रुख न करे। तुम हमारे ब्रांच मैनेजर से क्यों नहीं मिल लेते? मेरे काम का ताल्लुक लियोन से नहीं बल्कि दूसरे बैनुल अक़वामी रूट से है, इसलिए मेरा जिमी से ही मिलना जरूरी है। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर कहा, लेकिन चेहरे मोहरे से तो तुम पॉलिश से ज्यादा अतालवी नजर आते हो और लहजा ना पॉलिश है ना अतालवी। बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे खुलकर बात करो कि क्या चाहते हो और मुझसे क्यों मिल बैठना चाह रहे थे। यकायक मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। इस वक्त तक मेरा ख्याल था कि मैं अदाकारी करके उसे बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उसने आखिरी सवाल करके अपने बारे में मेरी हर गलतफहमी दूर कर दी। मैंने अपने लहजे में कोई तब्दीली लाए बगैर कहा, हकीकत में बता चुका हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा बताता है कि बाज लोग खुशगुलू और खूबसूरत होने के बावजूद जरा से मगरूर या बददिमाग होते हैं। अगर तुम्हारा तल्लक इस कबीले से है तो हम इसी वक्त एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं। अभी तक मैंने तुम्हारे काफी भी नहीं पी है जो तुम्हें किसी खसारे का एहसास हो। काफी यहाँ जरा देर से लेकिन एहतमाम के साथ सर्व की जाती है, उसने संजीदगी के साथ कहा। उसके चेहरे पर छा जाने वाली मतानत के नतीजे में इसकी उम्र यक बयक 10 बरस ज्यादा नजर आने लगी थी। तुम आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर वापस न जा सकोगे। मैं तुमसे एक मर्तबा फिर इसरार कर रही हूँ कि हकीकत बयान कर चलो। अगर तुम धमकी दे रही हो तो मैं अभी जाकर दिखाता हूँ। अरे नहीं, उसने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया, फिर बोली, अगर तुम वाकई किंग लायंस के साथ काम करते रहे हो तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मिस्टर जिमी लाइट बहुत कम लोगों से और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत मसरूफ आदमी है। ऐसी सूरत में तुम्हारी फौरी मुलाकात की ख्वाहिश हैरत अंगेज थी। अगर तुम खुद ही मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार न करते तो मैं खुद तुम्हें दफ्तर आने की दावत देती। अब अपने जमाल परस्ती की कहानी भूल जाओ, वो मैं उसी वक्त तक सुनती रही थी जब तक मेरे मददगार इस हाल में नहीं आ गए। इस वक्त वो दोनों मेरे एक इशारे पर तुम्हें बेबस करके पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि यहाँ औरतों से तुंदखुई या बदतमीजी काबिले दस्त अंदाजी पुलिस तस्वर की जाती है। मेरे बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो हसीन साहिरा मासूमियत की कैंचली उतार कर तेजी के साथ अपने असल रूप में सामने आती जा रही थी। मैंने गैर इरादी तौर पर सर घुमाकर अपने कुर्बो जवार का जायजा लिया, लेकिन लोसीला के साथियों की निशानदही में कामयाब न हो सका। लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने कहा, इसकी तस्दीक सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। वो मानी खेज लहजे में बोली, तुम ना सिर्फ मर्द हो बल्कि मशकूक और गैर मुल्की भी हो। तुम्हारे मुकाबले में मेरी बात तवज्जो के साथ सुनी जाएगी। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारी जहाजना कंपनी बदमाशों का टोला है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम निहायत बेखौफी के साथ मुझे मुसलसल धमकियां दिए जा रही हो। मालूम होता है कि तुम्हें अपने पुश्त पनाहों पर जरूरत से ज्यादा एतमाद है। तुम्हें इल्म नहीं कि मिस्टर जिमी लाइट पूरे यूरोप में जहाज रानी के सनत के बेताज बादशाह हैं। वो कोहनियों के बल मेज पर मेरी तरफ झुकते हुए बोली, उनकी ये कारोबारी बालादस्ती उनके रकीबों को हजम नहीं होती। वो हर कीमत पर बादशाही का ये ताज अपने सर पर सजाना चाहते हैं। इसीलिए मिस्टर जिमी लाइट मेल जोल में एहतियात करते हैं। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर उन्होंने अपनी जान को दरपेश इन खतरात के बारे में यूरोप के हर मुल्क में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। शायद अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मुझे छेड़ कर तुम खुद को कैसी खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर बैठे हो। मैं तुम्हें जो कुछ बता चुका
हूँ वो लफ्ज बेलफ्ज सच है। इसके बाद तुम क्या चाहती हो ये मेरी समझ से बाहर है। इसी वक्त वेट्रेस कॉफी की ट्रे ले आई और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता हो गया। लुसीला ट्रे से कॉफी की 2 प्यालियां तैयार करने में मसरूफ हो गई और मैं फुर्सत के इन लम्हात में खुद को पेश आमदा वाक़यात का तज्जिया करने में मसरूफ हो गया। अपने होटल से किंग लायंस के दफ्तर में जिम्मी लाइट के बराह रास्त नंबर पर फोन करने के बाद मुझे अचानक ही अपनी महम बहुत जल्द खत्म होती नजर आने लगी थी, लेकिन दर हकीकत इस खूबसूरत लड़की के फैलाए हुए जाल में फंस कर रह गया था। और अगर मेरे पास सफरी दस्तावेज ही मुकम्मल होती तो मैं काफी हाउस में लड़ाई बिड़ाई करके निकल भागने की कोशिश कर सकता था। नाकामी की सूरत में ज्यादा से ज्यादा पुलिस से सामना होता तो मैं अपनी शिनाख्त करवा के गुलू खलासी हासिल कर सकता था, लेकिन इस वक्त मैं उनका कैदी बनने के लिए तैयार था और ना ही पुलिस का सामना करने की हिम्मत रखता था। गनीमत था कि लुसीला को ना ही मेरी असलियत का इल्म था, ना ये मालूम था कि मैं पेरिस में कम अज कम 4 अफराद के कत्ल में किसी न किसी तरह मुलव्वस था, वरना वो मेरी नाक में नकेल डालकर मुझे किसी चौपाए की तरह चलने पर मजबूर कर सकती थी। फिर क्या सोचा तुमने? काफी पीते हुए लुसीला ने सवाल किया। गालबन मुझे तुम्हारा कैदी बनना ही पड़ेगा क्योंकि तुम सच को कबूल करने के लिए आमादा नहीं हो, मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। फिर तुम हकीकत भी सुन लो मिस्टर। जिम्मी लाइट को पूरा यकीन था कि तुम उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश करोगे। उसने वो इंकशाफ करके गोया मेरे असाब पर एक कारी ज़रब लगाई। वो कैसे? तुम तो कह रही थी कि मैं जो कुछ कहती हूँ उसे भूल जाओ, और अब वो सुनो जो मैं बता रही हूँ। आज दोपहर में किसी नामालूम मुकाम से मिस्टर जिम्मी लाइट का फोन आया था जो इत्तफाक से मैंने ही रिसीव किया था। उन्होंने बताया था कि उनके दुश्मनों के अज़ाइम अब हद से तजावज कर चुके हैं और उन लोगों ने मिस्टर जिम्मी लाइट के कत्ल के लिए किराए के आदमी ममूर किए हैं, जिनमें से कोई लियोन भी पहुंच सकता है। लिहाजा कोई भी अजनबी उनके हवाले से राब्ता कायम करे तो हमें इसे एतमाद में लेकर इसके बारे में मालूमात हासिल करना है, और अगर इस पर जरा भी शुबा हो तो उसे मिस्टर जिम्मी लाइट की पेरिस में दर्ज कराई हुई पुलिस रिपोर्ट के हवाले से मुश्तबा कातिल के तौर पर मुकामी पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया है। वो मुसलसल मेरे चेहरे पर नजरें मरकूज किए कहे जा रही थी, इस तरह तुम निहायत आसानी से मेरे जाल में आ फंसे हो। आप बताओ कि तुम मिस्टर जिम्मी लाइट के खून के प्यासे नहीं हो। बज़ाहिर उसने बसात पर अपना आखिरी मोहरा खेलकर मुझे मात दे दी थी। उसकी बात इस कदर मुदल्लल और भरपूर थी कि चंद सानियों के लिए मुझे अपने दिल की धड़कनें डूबती हुई महसूस होने लगी और लुसीला मुझे मीलों दूर रखा हुआ कोई आसेबी मुजस्मा नजर आने लगी। मगर मैंने फौरन ही संभाला लेकर कहा, तुम अगर सच बोल रही हो तो तुम्हारा कायम किया हुआ अंदाजा 100% दुरुस्त नजर आता है, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं फिलहाल पुलिस का सामना नहीं करना चाहता। यहाँ तुम्हारे 2 मददगार मौजूद हैं। मैं रजाकाराना तौर पर खुद को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। जिम्मी लाइट से मेरे बारे में तस्दीक या तरदीद होने के बाद मेरे मुस्तकबिल के फैसले का इख्तियार तुमको होगा। इस दौरान तुम लोग मुझे अपनी निजी कैद में रख सकते हो। तुम हमें बिला सबब एक जुर्म के इर्तिकाब का मशवरा दे रहे हो। किसी को निजी कैद में रखना संगीन जुराइम में शुमार होता है। हमें क्या जरूरत है कि हम इस कानून शिकनी के मुर्तकिब हों? मैंने जवाब में कुछ कहे बगैर काफी हाउस के नीम रोशन आबाद हाल का जायजा लिया। मुझे नजर आ रहा था कि लुसीला सीधी तरह राह पर ना आ सकेगी, इसके लिए कोई ना कोई हंगामा आराई नागजीर नजर आ रही थी। फिर उसी वक्त एक हैरतनाक वाकया रूनुमा हुआ। काफी हाउस के बाहर से पे दर पे कई नुस्वानी चीखें सुनाई दी। फिर शीशे की दीवारों के बाहर हजूम में भगदड़ नजर आई। इसी के साथ काफी हाउस में बैठे हुए बेशतर अफराद हरास के आलम में अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। कई पुरजोश नौजवान सूरत हाल का बनफ्से नफीस जायजा लेने के लिए नक्काशी के रास्ते की तरफ लपके थे। मेरे साथ लुसीला भी काफी छोड़कर खड़ी हो गई थी और घबराई हुई नजर आ रही थी। अचानक बाहर से पेदार पे 2 गोलियां चलने की आवाज आई और एक करबनाक नस्वानी चीख से फजा लरज कर रह
रह गई। साथ ही काफी हाउस में भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी हैसियत या रुतबे का ख्याल किए बगैर दीवानों की तरह चीखते चिल्लाते गिरते पड़ते नक्काशी के अकबी रास्ते की तरफ दौड़े थे। सारी भीड़ इस तरफ सिमट आने की वजह से मेन गेट की तरफ चिड़िया का बच्चा भी बाकी नहीं रहा था। काफी हाउस का सारा अमला भी भागने वालों में शामिल हो गया था। मैंने मैदान साफ देखकर मेन गेट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन लुसीला दहशत के बावजूद जोंक की तरह मेरे पीछे लग रही। इसके मददगार इस अफरा तफरी में न जाने किधर बिछड़ गए थे। इस वक्त किसी को किसी का होश नहीं था और मेरे लिए कुछ कर गुजरने का मौका मैसर आ गया था। मैंने रुके बगैर जेब से बीम गन निकाली। पलटकर सफाकाना अंदाज में एक निगाह लुसीला के वहशत ज़दा चेहरे पर डाली, फिर उसके कुछ समझने से पहले बीम गन की नाल उसके बाएं पहलू से लगाकर ट्राइगर दबा दिया। मखमल के साथ दूधिया बदन जलने की चिरान सी पैदा हुई। मेरा निशाना बेखता था, लिहाजा वो कोई आवाज पैदा किए बगैर अचानक फर्श पर ढेर हो गई और मैंने बीम गन वापस जेब में डाल ली। उसे किसी ने गिरते देखा भी होगा तो तवज्जो नहीं दी। दहशत से वहाँ कई खवातीन बेहोश हो गई थीं या लड़खड़ाकर गिरी थीं, तो फिर इन्हें उठना नसीब न हो सका क्योंकि पीछे आने वाले उन्हें बेरहमी के साथ रौंदते हुए गुजर गए थे। मैं किसी भी मुजाहमत से दो चार हुए बगैर अपने हाल में सिसकियों और कराहों की मातमी फजा छोड़कर बाहर फुटपाथ पर आ गया, जहां एक मर्तबा फिर लोग जमा होने लगे थे और उनमें खौफो हरास फैला हुआ था। मेरे दिल में तजस्सुस तो जरूर पैदा हुआ कि इस भीड़ में मिलकर इस वाक़े की नौयत मालूम करूं, जिसके नतीजे में मुझे एक यकीनी अजाब से निजात मिली थी। लेकिन इस वक्त मैं भी लुसीला को कत्ल करके आया था। इसके मददगार खौफजदा तमाशाइयों की भीड़ में कहीं आस पास ही मौजूद थे, लिहाजा मैं फुटपाथ पर आकर सीधा एक तरफ बढ़ता चला गया। इस अफरा तफरी में एली नूर को तलाश करने की कोशिश भी वक्त के ज़ियान से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखती थी। मुझे अंदाजा था कि हालात एतदाल पर आने के बाद जब वो मुझे मौजूद न पाएगी तो खुद ही वापस होटल चली आएगी। टैक्सी स्टैंड से मैं बराह रास्त होटल नहीं जाना चाहता था ताकि मेरी निशानदही की कोई सूरत बाकी न रहे और शहर मेरे लिए अजनबी था। लिहाजा मैंने टैक्सी ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने की हदायत की, जिस पर फौरी तौर पर अमल शुरू हो गया। गाड़ी सड़क पर डालने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने फ्रेंच में मुझसे कुछ कहा और मैंने सॉरी नो फ्रेंच कहकर माजरत कर ली। वो बेचारा शायद अंग्रेजी के बारे में पैदाइशी यतीम था, क्योंकि उसने दर जवाबे गजल कुछ कहने की बजाय सिर्फ शाने उचकाने पर इत्तफाक किया और अपनी गाड़ी की रफ्तार कुछ बढ़ा दी। मैंने सिगरेट सुलगाकर थके हुए अंदाज में पुश्तगाह से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। चंद सानिये कबल मैं अपनी जिंदगी के चंद बदतरीन लम्हात से गुजरा था, जिनसे बचकर मेरा निकल आना टैक्सी में सफर करते हुए भी नाकाबिले यकीन महसूस हो रहा था। लुसीला ने मुझे इस कदर महारत और खूबसूरती के साथ अपने दाम में फंसाया था कि मैं आखिर तक इसके अज़ाइम का सही अंदाजा लगाने से कासर रहा। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी थी कि जिम्मी लाइड फ्रांस में मेरी सरगर्मियों से बाखबर होते ही मेरा जहन पढ़ने में कामयाब हो गया था। उसे यकीन था कि मैं लियोन का रुख करूंगा और अगर एली नूर बर वक्त मुझे लियोन में किंग लाइन्स के दफ्तर की मौजूदगी से आगाह न करती तो मैं बाद में जरूर इस ठिकाने पर तबाह आजमाई करता। जिम्मी की किंग लाइन्स मेरे मुजरम नहीं बल्कि मुअज़्ज़ज़ पेशा पर लोग मुलाजम थे, लिहाजा उन्हें मेरी तरफ से होशियार करने के लिए इसने अपने नामालूम जानी दुश्मन का स्कैंडल खड़ा किया। और लुसीला तो मर्दे दम तक यही समझती रही कि वो अपने आका के एक जानी दुश्मन को पकड़ने में कामयाब हो गई। ये और बात है कि मैं किंग लाइन्स के नहीं बल्कि शी के हवाले से जिम्मी लाइड के लहू का प्यासा था। काफी हाउस से लुसीला की लाश की बरामदगी और उसके दोनों मददगारों के बयानात के बाद जिम्मी लाइड के लिए ये समझना जरा भी दुश्वार न होगा कि मैं इसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक उसके मुकामी दफ्तर के जरिए लुसीला तक पहुंचा और खतरा भांपते ही उसके आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। बाहर होने वाली फायरिंग और भगदड़ की वजह से मेरे फरार के वक्त किसी ने लुसीला की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि बीम
बीम गन एक खामोश मोहलक हथियार था जो शिकार के बदन से लहू की एक बूंद भी गिराए बगैर उसे मौत के घाट उतार देता था। लेकिन उसकी मौत का राज ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकता था। जो ही पुलिस और रजाकार इमदादी पार्टियां जख्मी और बेहोश होने वालों की तरफ मतवज्जा होती, लोसीला के जले हुए मखमली लिबास के नीचे इसके बाएं पहलू में वो मुहीब गार दरियाफ्त कर लिया जाता जिससे उतरकर जहन्नमी शुआओं ने उसके दिल को खाकस्तर कर दिया था। इस तरह किंग लायंस के हमले में जरूर जिम्मी लाइट के दुश्मनों की दहशत फैल जाती, लेकिन जिम्मी लाइट को लियोन में मेरी मौजूदगी का सुराग मिल जाता और पूरे शहर के तूलो अर्ज में शी के गुर्गे मेरी तलाश की महम शुरू कर देते। ये ख्याल आते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई। सुल्तान शाह होटल में तन्हा और इस मखदूश सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर था, जबकि एलिनोर भी काफी हाउस से बाहर होने की वजह से अंधेरे में थी। इसलिए जरूरी हो गया था कि मैं जल्द अज जल्द होटल पहुंचकर इन दोनों को बदली हुई सूरत हाल के बारे में एतमाद में लेता। एयरपोर्ट पर टैक्सी रुकते ही मैं किराया अदा करके सीधा टर्मिनल की इमारत में घुसता चला गया। पहले मैंने टॉयलेट में जाकर आईने में अपना सरापा का जायजा लिया और फिर इमारत में एक तवील चक्कर काट कर इस रुख पर निकल गया जिधर शहर जाने वाली बसें नजर आ रही थीं। पहली बस से शहर के एक बारौनक इलाके में उतरकर मैंने दोबारा एक टैक्सी का सहारा लिया और होटल रवाना हो गया। इस दौरान में मैंने इस अमर की पूरी एहतियात रखी थी कि गैर जरूरी तौर पर तेज रोशनी में या ज्यादा लोगों के सामने न आऊं, और आखिरकार मैं बखैरियो आफियत अपने होटल वापस पहुंच गया। मुझे तन्हा देखते ही सुल्तान शाह चौंका था। अपनी चहेती को कहां छोड़ आए, आदमियों की तरह बात करो। मैंने जूतों समेत बिस्तर पर दराज होते हुए कहा, हमारी बाजी उलट गई है। अगर हमने फौरी तौर पर ये शहर न छोड़ा तो फिर यहाँ से जिंदा ना निकल सकेंगे। एलिनोर एक हंगामे में बिछड़ गई, वो भी बस थोड़ी देर में वापस आती होगी। उसके पहुंचते ही हम अपना अगला प्रोग्राम तय करेंगे। फिर मैंने सिगरेट के गहरे गहरे कश लगाते हुए उसे मनोअन पूरी कहानी सुना दी, जिसके दौरान में इसके चेहरे के तासरात लम्हा बे लम्हा बदलते रहे, लेकिन उसने दरमियान में कहीं भी दखल अंदाजी नहीं की। मुझ पर तुम बिला वजह नाराज होते रहते हो, वो मेरे खामोश होने पर संजीदगी के साथ बोला। दरअसल तुम हर लड़की और औरत के साथ जज्बाती तौर पर किसी न किसी हद तक मुलव्वस हो जाते हो, इसलिए उसके बारे में सही फैसला नहीं कर पाते। लेकिन मैंने फोन पर उसके साथ तुम्हारी बेतकल्लफाना बातचीत से ही भांप लिया था कि वो कुछ पोशीदा अज़ाइम रखती है, वरना मगरब में भी इज्जतदार औरतें यूं पहले फोन पर अजनबियों को वक्त नहीं दे बैठती होंगी। बहरहाल इस पर लानत भेजो, उसने मुझे क्रॉस करना चाहा और अपनी जान से हाथ धो बैठी। मुझे खुद अपनी गलती का एहसास है। अगर मैं एहतियातन बीम गन साथ न ले गया होता तो इससे पीछा छुड़ाना मुहाल हो जाता। खौफजदा होने के बावजूद वो किसी जोंक की तरह मेरे पीछे लगी हुई थी। तुम्हें ये सब बताने से मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम्हें किसी नासेहाना तकरीर की दावत दूं। इस बारे में मैंने अब खुद मोहतात रहने का फैसला कर लिया है। और ये एलिनोर तो बहुत ही अजीब औरत है। वो एक सानिये के तवक्कुफ के बाद बोला, पहली फुर्सत में इसका भी पता काटना पड़ेगा, वरना ये हम दोनों में नफाक डलवा देगी। हम रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल से करीब होते जा रहे हैं। इटली पहुंचने के बाद एलिनोर की अफादियत भी खत्म हो जाएगी। तुम तो इस तरह मंजिल का जिक्र कर रहे हो जैसे इटली ही में गजाला भाभी के मिलने की उम्मीद हो। वो चुभते हुए लहजे में बोला, इस वक्त हम दो सिमतों में बटे हुए हैं। जिम्मी लाइट की बेखुनी के साथ ही हमें भाभी को भी तलाश करना है। न जाने क्यों मैं इस बारे में वीरा की तरफ से पुरुम्मीद हूँ, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। इसी ने गजाला को कराची से अगवा करा के बरतानिया भेजा था। गजाला की गुमशुदगी पर वो हमेशा ही नादम नजर आई है और इससे रकाबत भी महसूस करती है। क्या पता कि अभी तक वो खुद ही उसे दौड़ाती आई हो। ये सब बातें हम बाद में भी सोच सकते हैं, मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। फिलहाल मुझे पेरिस का तजर्बा याद आ रहा है। उन्होंने हमारे पार्क होटल पहुंचने से पहले ही सारे होटलों की ऐसी नाकाबंदी कराई थी कि हम फौरन उनकी निगाहों में आ गए थे। यहाँ भी वही सूरत हाल दोहराई जा सकती है।
है। खतरात अपनी जगह हैं, लेकिन पेरिस बड़ा शहर है, वहाँ शी की तंजीम भी बड़ी थी, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर इन्हें मुनज़्ज़म कार्रवाई कर डाली। लेकिन लियोन में ऐसा होना मुश्किल है। ये कहते हुए वो उठा और एक गोशे से एक बैग उठा लाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने नीचे होटल के स्टोर से ये हाइकिंग किट बैग खरीद लिया था। सारी रकम इसमें भर ली है। इसे पुश्त से बांधकर हम अपने हाथ आजाद रख सकेंगे। मैं इसकी तारीफ करते हुए इसकी हौसला अफजाई कर रहा था कि अचानक फोन की तेज घंटी ने हमें चौंका दिया और हम दोनों तहैयर अमेज मुस्तफसराना निगाहों से एक दूसरे की शक्लें तकने लगे। वो सुबह के नाश्ते और अखबार वगैरह के सिलसिले में इस्तकबालिया क्लर्क या रूम सर्विस वालों की अंदरूनी कॉल भी हो सकती थी, लेकिन इस वक्त हम जिन खतरनाक हालात से दो चार थे, इनकी वजह से हर मामूली बात भी अपनी असलियत से कई गुना बड़ी होकर हमें नजर आती थी। इस शहर में हमारा कौन शनासा निकल आया। सुल्तान शाह के होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, तुम खामोश रहना, मैं देखता हूँ। मैंने मुसलसल बजती हुई घंटी के शोर में कहा और लपक कर रिसीवर उठा लिया। रिसीवर में होटल के क्लर्क ने कमरा नंबर दोहरा कर एक बैरूनी कॉल की इतला देते हुए मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर लाइन मिला दी। दूसरी तरफ से एक संजीदा और भारी आवाज सुनाई दी थी, मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर डोशे के मैं फ्रेंच नहीं जानता। मैंने मानी खेज निगाहों से सुल्तान शाह की तरफ देखते हुए कहा, ये हकीकत थी कि बोलने वाले के पूरे फिक्रे में सिर्फ इंस्पेक्टर डोशे ही मेरे पल्ले पड़ सका था। तुम्हारे साथ इस होटल में और कौन रहता है? इंस्पेक्टर डोशे ने अपना इब्तदाई फिक्रे को दोहराने की जहमत किए बगैर अंग्रेजी में बराह रास्त सवाल कर डाला। अव्वल तो इंस्पेक्टर के ओहदे के किसी पुलिस अफसर का यूं बराह रास्त हमें फोन करना ही गैर मामूली था, फिर इसके लहजे में भी कुछ संगीनी मौजूद थी। लिहाजा मैंने संभल कर कहा, सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंच गर्लफ्रेंड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस वक्त कहाँ है? इंस्पेक्टर का लहजा सर्द और सपाट हो गया। वो बाहर किसी से मिलने गई हुई है, मैंने बेचैनी महसूस करते हुए कहा। आखिर बात क्या है? तुम इस कदर राजदाराना अंदाज क्यों इख्तियार किए हुए हो? पहले सवालात के जवाब देते रहो, मुनासिब मरहले पर सब कुछ बता दिया जाएगा। इस बार लहजा तहक्कम अमेज हो गया। वो किस रंग के लिबास में गई थी और उसका हुलिया क्या है? मैंने अपनी याददाश्त के मुताबिक मतलूबा तफसीलात माउथ पीस में दोहरा दी। खातून का नाम क्या है? अगला सवाल किया गया। माउलीन, मैंने वही नाम बताया जो एली नूर ने होटल के रजिस्टर में दर्ज कराया था। और तुम्हारा नाम क्या है? लहजा इस बार मजीद सख्त हो गया। आंद्रे रोनका। शिनाख्त की कार्रवाई मेरी दानिश्त में फोन पर मुकम्मल हो गई है। इस बार इंस्पेक्टर ने निस्बतन लंबा स्टार्ट लिया था। मुझे अफसोस है कि मादाम मौलीन को कुछ लोगों ने होटल डी वाइल्ड डी लियोन के सामने से अगवा करने की कोशिश की थी और इसकी मुजाहमत पर बड़े मजमा में उसे गोलियां मारकर असला लहराते हुए फरार हो गए। मतोफिया की जेब से तुम्हारे होटल के कार्ड के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे शिनाख्त हो सके। कार्ड पर बाल पेन से तुम्हारे कमरे का नंबर लिखा हुआ था। अब तुम हमारी इजाजत के बगैर होटल नहीं छोड़ोगे। मैं पुलिस कार में एक अफसर को भेज रहा हूँ ताकि मुर्दा खाने में लाश की शिनाख्त की रस्मी कार्रवाई कानूनी तकाजों के मुताबिक पूरी हो सके। मुझे उम्मीद है कि एक अमन पसंद शहरी की हैसियत से तुम कत्ल की इस सफाकाना वारदात की तफ्तीश में कानून का पूरा साथ दोगे। मेरे लिए वो इंकशाफ किसी बम के धमाके से कम नहीं था कि एली नूर के अगवा की नाकाम कोशिश का मतलब ये था कि जिमी लाइड ने अपने फर्जी दुश्मन का नाम लेकर न सिर्फ किंग लाइन्स वालों को चुकन्ना किया हुआ था, बल्कि शी के हरकारे भी लियोन में हरकत में आ चुके थे। एली नूर चूंकि गन बूट पर शी की वाबस्ता रही थी, लिहाजा उसे उनमें से किसी ने पहचान लिया और आखिरकार इसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस खबर पर मेरे असाब सुन्न होकर रह गए, क्योंकि मैं तो इस वक्त निहायत एतमाद के साथ इसकी जिंदा और सलामत वापसी का मुंतजर था। तुम मुतमिन रहो इंस्पेक्टर, मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद माउथ पीस में कहा। मैं अपने फराइज से बखूबी वाकिफ हूँ। मेरी जात से तुम्हें कोई मायूसी नहीं होगी। क्या हुआ? मैं फोन से फारग होकर मुड़ा तो सुल्तान शाह मेरे चेहरे के गंभीर तासरात देखकर चौंक पड़ा। फोन पर शायद तुम एली नूर के बारे में किसी इंस्पेक्टर डोशे से बात कर रहे थे। तुम्हें मुबारक हो सुल्तान शाह, वो मारी जा चुकी है। इस वक्त
वक्त तक जज्बाती तलातम के तहत मेरी आवाज बर्रा गई थी। तुम्हें जिन लोगों से नफरत हो जाती है उन्हें मौत बड़ी बेरहमी से अंधी वादियों में धकेल देती है। कॉफी हाउस में हड़बोंग का सबब बाहर की फुटपाथ पर एलिनोर का बेरहमाना कत्ल था, जिसे मैंने देखना तक गवारा नहीं किया। तुम देखो कि उसने मरते मरते भी मुझे एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल से निकालने का बहाना पैदा कर दिया जिसका अंजाम शायद मेरी मौत की शक्ल में ही रूनुमा होता। मौत बरहक है, किसी को भी और कहीं भी आ सकती है, लेकिन वो वाकई दर्दनाक अंजाम से दो चार हुई है। अब ये इंस्पेक्टर डोशे इस बारे में तुमसे क्या कह रहा था? वो सब उलझनों से आजाद हो गई और हमारे लिए दुश्वारियों का आगाज हो चुका है। हम पुलिस की इजाजत के बगैर होटल नहीं छोड़ सकेंगे। जिम्मी लाइट भी पसे पर्दा रहकर अपने चेलों के जरिए पुलिस की मदद करेगा। बिल एथी और लोसीला के अलावा पार्क होटल की 3 लाशें भी हमारे हिसाब में जोड़ी जाएंगी। मैंने करब आलूद मायूसी के साथ कहा, एलिनोर की याद में आंसू बहाते रहे तो जरूर ऐसा ही होगा। पुलिस यहाँ तक पहुँचने में कुछ वक्त लेगी, क्यों ना हम उनके आने से पहले ही निकल जाएं। कोशिश कर देखो, कामयाब हो जाओ तो मुझे खबर कर देना, मैंने तल्ख लहजे में कहा। इंस्पेक्टर डोशे ने मुझसे बात करने से पहले होटल की इंतजामिया को हदायत दे दी होंगी, क्योंकि एलिनोर की लाश से होटल का कार्ड बरामद होते ही ये कमरा और इससे ताल्लुक रखने वाला हर शख्स पुलिस की नजरों में मशकूक हो गया होगा। मेरे कुछ ना बताने की सूरत में भी इंस्पेक्टर की हदायत में कोई फर्क ना आता। वो तीर की तरह स्विच बोर्ड की तरफ गया और रोशनियां गुल करके अंधेरे में अकबी खिड़की की तरफ बढ़ गया। इसकी पेशकदमी देखते ही मेरी खोपड़ी से भी बर्फ पिघलने लगी और मैं भी अकबी खिड़की पर पहुंच गया। इस खिड़की पर सिर्फ शीशे के पट लगे हुए थे जिन पर दबीज पर्दे झूल रहे थे। सुल्तान शाह ने पर्दे सरकाकर खिड़की के तीनों पट खोल दिए थे और सर बाहर निकाल कर आसपास की दीवारों का जायजा ले रहा था। होटल की इस अकबी सिमत में तारीकी का राज था। बस कहीं कहीं स्ट्रीट लैंप रोशन थे जो तारीकी दूर करने की बजाय खुद इसका एक धुंधला जुज मालूम हो रहे थे। सुल्तान शाह जाने किस फराक में था, लेकिन मुझे खिड़की से सर बाहर निकालते ही फ्रेम से चंद इंच के फासले पर दीवार के साथ मोटा ड्रेन पाइप नीचे जाता हुआ नजर आ गया। मैंने गर्दन मजीद लंबी करके देखा कि इस पाइप के सहारे किसी रुकावट से दो चार हुए बगैर जमीन पर पहुंचा जा सकता था। मैं फौरन ही खिड़की से पीछे हट आया। तुम ड्रेन पाइप से नीचे उतर सकोगे? मैंने सुल्तान शाह से सवाल किया और वो भी चौंक कर खिड़की से हट गया। नीचे उतरने में कुछ पता नहीं कि किस से सामना हो जाए। इधर होटल की सिक्योरिटी स्टाफ भी होता है। वो तफक्कर अमेज लहजे में बोला, ऊपर चढ़ना तुम्हारे बस से बाहर है, वरना बेहतर तो वही रहता। मैंने झिझकते हुए कह डाला, हम चौथी मंजिल पर मुकीम है और निगरानी का सारा जोर इसी फ्लोर पर होगा। हमारे ऊपर खुली छत है, कोई सोच भी ना सकेगा कि हम नीचे उतरने की बजाय ऊपर गए होंगे। वहाँ से हम किसी की नजरों में आए बगैर जीनों की मदद से नीचे आ सकते हैं। आइडिया लाजवाब है। बस में हो या ना हो, जान बचाने के लिए कोशिश तो करना ही होगी, वो पुरजोश लहजे में बोला। बल्कि छत पर तो हम बेफिक्री के साथ रात भी गुजार सकते हैं। पुलिस हर तरफ झुक मारकर बेनीलो मराम वापस लौट जाएगी, लेकिन छत का रुख नहीं करेगी। ये सोचना ही नामुमकिन है कि फरार होने के लिए कोई उल्टी राह इख्तियार करेगा, लेकिन मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगा। मैंने अटल लहजे में कहा, इस होटल में अब हमारा एक लम्हे के लिए भी रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस नहीं तो शी वाले इस इम्कान पर गौर करेंगे। हमें निहायत सुरत के साथ इसी वक्त फरार होना पड़ेगा। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सुल्तान शाह ने खिड़कियों के पट बंद करके पर्दे बराबर कर दिए और मैं बल्ब ऑन करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? दूसरी तेज दस्तक के जवाब में मैंने दरियाफ्त किया। मैनेजर मोसियो। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे एक जरूरी काम है। मैंने हजमी कफल में अंदर से चाबी घुमाकर ताला खोल दिया और मैनेजर दरवाजे को धकेलता हुआ यूं अंदर आया कि इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या तुम लोग किसी पुलिस केस में मुलव्वस हो गए हो? इसने चढ़े हुए सांसों के दरमियान बुखलाए हुए लहजे में सवाल किया। ये हमारे लिए एक इंकशाफ है। मैंने
रेवड़ियाँ चढ़ाकर नागबारी के साथ कहा, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मेरे मेहमान ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हुक्म हाकम मुझे जैसे मजबूर लोगों के लिए मर्गे मुफाजात से कम नहीं होता। मुझे हुक्म मिला है कि तुम लोग पुलिस की क्लियरेंस के बगैर होटल नहीं छोड़ सकते। थोड़ी देर में पुलिस का अमला इस बारे में कानूनी अहकाम भी तुम तक पहुंचा देगा और मैं बरियुल जिम्मा हो जाऊंगा। और अगर हम अभी बाहर या अपने वकील से मिलने के लिए जाना चाहें। मैंने तुंद लहजे में सवाल किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।